हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन अकादमिक समस्या समाधान के लिए ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें मैं डॉक्टर पूनम बजाज समाजशास्त्र विषय से आपके साथ आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है समाजशास्त्रीय विधियों में प्रकार्यात्मक विधि। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन अनेक विधियों से किया जा सकता है, जिसमें हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और हम यह देखते हैं कि विकासवादी या उद्विकासवादी और ऐतिहासिक विधि के विरोध में प्रकार्यात्मक विधि जो है वह उपयोग में लाई जाने लगी। जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया और यह कहा कि समाज की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनका कोई ना कोई कार्य अवश्य ही होता है, इसीलिए समाज की व्यवस्था जो है वह बनी रहती है। अब आप यह देखिए कि जब हम इस विधि की शुरुआत की बात करते हैं तो समाजशास्त्री जो हैं वो यह भी कहते हैं कि जब हम मानव जाति की व्याख्या करते हैं तो सामाजिक इतिहास के साथ उसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो एक तरह से पूरे मानव जाति की नहीं की जा सकती। समाज या उसके किसी अंग का यथार्थ अध्ययन करने के लिए हमें प्रकार्यवादी विधि की ओर चलना होता है। अब यहाँ पर जब हम समाजशास्त्र की बात के अंतर्गत यह देखते हैं कि सामाजिक संरचना का विकास जो है वो किस प्रकार से हम देख पाते हैं, तो संरचना और प्रकारों दोनों को हम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि प्रत्येक संरचना के अंतर्गत उसका कोई ना कोई कार्य है। इसी कार्य के आगे जब हम प्रय उपसर्ग लगा देते हैं, फंक्शन इसको की बात करते हैं, तकनीकी रूप से हम इसे प्रकार्य कहते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी इकाई के कार्य को। तो सामाजिक संरचना का जो आधार है वह सहयोग या सहमति है, ना कि संघर्ष है। इसीलिए इस विचारधारा के मूल में संरचना और कार्य जो है उसकी अवधारणा या उसके कंसेप्ट जो है वो पाए जाते हैं। किसी सामाजिक संरचना की इकाई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उस इकाई का समग्र समाज के हित में क्या प्रकार्य है। यदि उस इकाई का प्रकार्य समाज के हित में नहीं होगा तो वह इकाई लंबे समय तक समाज में नहीं टिक पाएगी और हम यह देखते हैं कि वह धीरे धीरे अपनी उपयोगिता को खो देती है। हम परिवार की बात करें, हम धर्म की बात करें, हम अन्य संस्थाओं की बात करें, हम इस प्रकार से जब इन चीज़ों को देखते हैं तब हम यह मानते हैं कि ये अपनी उपयोगिता के कारण एक लंबे और प्राचीन समय से समाज में टिके हुए हैं। प्रकार्यवादियों का यह भी मानना है कि किसी इकाई का विश्लेषण समस्त समाज के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि इसी इकाई का अलग से अपना कोई भी महत्व नहीं होता है। मतलब एक इकाई अपने आप में कुछ महत्व नहीं रखती, बल्कि पूरे समाज के संदर्भ में हम उसे देखते हैं। और प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने समाज को समझाने के लिए उसकी तुलना जो है वो सागर के साथ की थी। समाज या सामाजिक संरचना का प्रत्येक अंग और इकाई संपूर्ण सामाजिक संरचना को बनाए रखने में अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। जब समग्रता को बनाए रखने में ये योगदान देने के लिए जो भी इकाइयाँ हैं वो अनिवार्य हो जाती हैं और समय समय पर इनके विभिन्न अंगों की सामाजिक क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं, तो हम इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं कि प्रकार्यवाद की उपयोगिता क्या है। प्रकार्यवाद की उपयोगिता वास्तविक रूप से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है। यह सामाजिक एकता और संतुलन के अध्ययन में सहायक है। इकाइयों के परस्पर संबंधों के अध्ययन में भी यह सहायक है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन में सहायता प्रदान करता है। और पुनः हम वही बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता को हम तब समझते हैं कि समाज की कोई भी इकाई तब तक अपने अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसका कोई ना कोई प्रकार्य हो। जब हम समाजशास्त्रियों का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को हम समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने बहुत सारा कार्य जो है वो प्रकार्यवाद को समझाते हुए हमारे समक्ष रखा है
और सबसे बड़ी बात, समाज की तुलना जो है वो सावयव के साथ करके, मानव शरीर के साथ करके इस जटिल अवधारणा को बहुत सरल तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है। इमानुएल दुर्खिम, आर.के. मर्टन, टालकट पार्सन जैसे समाजशास्त्रियों के अलावा जब हम मानव शास्त्रियों में देखते हैं तो हम रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की जैसे मानव शास्त्रियों का अत्यधिक योगदान जो है वो हम प्रकारवाद के क्षेत्र में देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की यदि बात की जाए तो हम ये जानते हैं, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और प्रकारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना और सावयवी संरचना के बीच में बहुत सी बातों में समानता पाई जाती है। सावयवी संरचना की तरह ही सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपने विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ये विशेषीकरण और विभेदीकरण की बात करते हैं। एक साधारण उदाहरण जो हम बार बार पढ़ते हैं उसे हम समाज और सावयव की तुलना करते हुए देख सकते हैं कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग, चाहे वह आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ जो भी है, ये विभिन्न अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपने अपने कार्यों को करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयाँ, समाज के विभिन्न अंग जो हैं वो अपने अपने स्थान पर जब अपने अपने प्रकारों को करते हैं तो हम सामाजिक संरचना में एक व्यवस्था और संतुलन की बात करते हैं, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें समझाने का प्रयास किया था। जब हम इमानुएल दुर्खिम के कार्यों को देखते हैं और वे हमें प्रकारवाद के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले प्रकार्य या फंक्शन की एक सुनिश्चित परिभाषा उन्होंने हमें प्रदान की। और हम ये देखते हैं कि वो धर्म जो है उसको एक सामाजिक तथ्य मानकर उसकी व्याख्या करते हैं, उसके प्रकारों की व्याख्या करते हैं। और उन्होंने विभिन्न जनजातियों, ऑस्ट्रेलिया की और ओंटा जनजाति में धार्मिक अनुष्ठानों की उपयोगिता को हमारे सामने रखा था। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और इन के अंतर्गत जब ये आपस में मिलते हैं और इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं तो उनमें एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है, यानी कि धर्म का अपना एक प्रकार्य है। इसी प्रकार से वो टोटम की व्याख्या भी यहाँ पर विस्तार से समझाते हैं। अपनी कृति डिवीज़न ऑफ लेबर में वो श्रम विभाजन के जब कार्यों की बात करते हैं तो दुर्खिम स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि श्रम विभाजन का कार्य जो है वह सभ्यता का निर्माण करना नहीं है, बल्कि समूह तथा व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधकर समाज में एकता उत्पन्न करना है। डिवीज़न ऑफ लेबर की जब बात दुर्खिम करते हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो दो तरह की एकता की बात करते हैं, सॉलिडारिटी की बात करते हैं, जिसमें वो एक तो सावयवी एकता की बात करते हैं और एक यांत्रिक एकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब समाज सरल था और हमारे संबंध भी बहुत सरल थे, कार्य जो थे वो बहुत विशेष प्रकार के नहीं होते थे, सभी व्यक्ति मिलजुल कर उन कार्यों को करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जटिलताएं बढ़ती गई, तो हम यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर बढ़ते चले जाने लगे। और हमने यह भी देखा कि जो आधुनिक समाज हैं उनमें यांत्रिक की जगह पे सावयवी एकता अत्यधिक रूप से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर विशेषीकरण, एक्सपर्टीज़ की जो बात है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों की विशेषज्ञता की बात की जाती है। फिर भी ये विशेषज्ञता समूह और व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है, जो कि हम सरल समाजों में देखते थे। इसकी चर्चा दुर्खिम हमारे सामने करते हैं। टालकट पार्सन ने प्रकारवाद की अवधारणा की जब बात की तो पार्सन कहते हैं कि समाज का जो सही अध्ययन है वो हम इसी दृष्टिकोण से कर सकते हैं, प्रकारवाद के दृष्टिकोण से हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं। और सामाजिक व्यवस्था को हम बहुत अच्छी तरह या यथार्थता से समझने के लिए हमें उसकी इकाइयों को या उसको गठन करने वाली इकाइयों के प्रकारों को हमें समझना होगा कि किस किस प्रकार से ये इकाइयों का गठन हुआ है और इन इकाइयों के क्या क्या प्रकार हैं। ये जो टालकट पार्सन जब बात करते हैं तो वे दुर्खाइम और मानव शास्त्र के अंतर्गत मैलिनोवस्की और ब्राउन के बात भी करते हैं। और इस प्रकार से
पार्सन कहते हैं कि समाज का सही अध्ययन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी कि संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है और सामाजिक व्यवस्था की यथार्थता को हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। पार्सन जो है वो सामाजिक संरचना या व्यवस्था के अध्ययन की बात जो है वो बहुत बहुतायत से करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत अनेक परस्पर अंतर संबंधित इकाइयाँ होती हैं जो संपूर्ण व्यवस्था को एक निश्चित पैटर्न प्रदान करती हैं। हम जितनी भी इकाइयाँ समाज की ले लें, चाहे हम शैक्षणिक व्यवस्था लें, धार्मिक व्यवस्था लें, आर्थिक व्यवस्था लें, तो हम देखते हैं कि ये सभी किसी न किसी से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। पार्सन कहते हैं कि इन अंतर संबंधित इकाइयों के अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें एक जनरलाइज्ड वे में देखा जाए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से इनकी जो है वो स्टडी की जाए, अध्ययन की जाए और समाज व्यवस्था को हम एक गतिशील व्यवस्था के रूप में देखें, ना कि एक स्थिर व्यवस्था के रूप में देखें, क्योंकि जब इन इकाइयों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो सामाजिक व्यवस्था में इनके जो परिवर्तन या सामाजिक व्यवस्था को एक संरचना या पैटर्न प्रदान करने की बात टालकर पार्सन करते हैं, तो वे उनके प्रकारों की ही चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक तो संरचना के स्तर पर और दूसरा प्रकार के स्तर पर हमें दिखाई देती है। पार्सन सारे समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हुए उसे मूर्त रूप में देखते हैं, ना कि अमूर्त रूप में। जबकि हम देखते हैं कि समाज को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक रूप से हम देखते हैं कि समाज जो है वो मूर्त नहीं बल्कि एक अमूर्त व्यवस्था के रूप में हमें समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्सन सामाजिक व्यवस्था के रूप में उसे एक मूर्त रूप में समझाने का प्रयास हमें करते हैं। इनके अनुसार व्यवस्था जो है वो बनी रह सकती है यदि उसमें प्रतिरूप, अनुरक्षण और तनाव प्रबंधन, अनुकूलन और लक्ष्य प्राप्ति या एकता जैसे कार्य पाए जाते हों। यानी सामाजिक व्यवस्था उसकी संरचना और प्रकारों से ही बनी रह सकती है और वो प्रकार्य जो हैं वो पार्सन हमारे सामने इन 4 भागों में बांटकर रखते हैं। सामाजिक संरचना जितनी अधिक सही होगी उसका प्रकार्य भी उतना ही ज़्यादा उचित होगा, सही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से पार्सन जो है वो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रकारों को जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं। पार्सन के बाद हम बात करते हैं आर.के. मर्टन की, जिनका नाम हम प्रकार्यवाद के क्षेत्र में बहुत सम्मान से लेते हैं, जिन्होंने कि प्रकार्यवाद की अवधारणा के साथ साथ, अभी तक हम सिर्फ प्रकारों की ही बात करते थे कि जो इकाइयाँ समाज के लिए उपयोगी हैं वो इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य है, वे समाज के हित में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन मर्टन ने पहली बार हमें प्रकारों के साथ साथ डिसफंक्शन, दुष्प्रकारों की भी चर्चा की और यह समझाने का प्रयास किया कि समाज में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही नहीं बल्कि डिसफंक्शंस भी पाए जाते हैं। जब वे प्रकारों के अर्थ की बात करते हैं तो 5 प्रकार के अर्थ हमारे सामने रखते हैं। पहला, उत्सव या सम्मेलन के रूप में हम फंक्शन को देखते हैं। एक व्यवस्था या सिस्टम के रूप में देखते हैं। भूमिका या क्रिया के अर्थ में देखते हैं और गणित शास्त्रीय अर्थ में वेरिएबल्स के रूप में हम यहाँ पर फंक्शंस को देखते हैं। सामाजिक कार्य प्रणाली के अर्थ के रूप में तो हम इसे देखते हैं। ये मर्टन ने 5 प्रकार के अर्थ जो हैं वो प्रकार्य के बताए हैं। मर्टन ने प्रकार्यवाद का जो प्रयोग किया वो विकसित और औद्योगिक समाजों के अध्ययन के लिए किया था। उन्होंने जब ये अध्ययन हमारे सामने रखे या हम जब उनकी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वे पुरानी मान्यताओं को नकारते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। वे मान्यताएं थी सामाजिक संरचना या व्यवस्था जो है कुछ सकारात्मक कार्य करती है और ये जो इकाइयाँ होती हैं ये संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्य करती हैं और इन कार्यों के आधार पर सामाजिक संरचना का अस्तित्व संभव है। इन मान्यताओं को मर्टन ने नकारा, उनकी आलोचना की और उन्होंने यह बताया कि प्रकार्यात्मक एकता इन इकाइयों में पाई जाती है, वे समाज के लिए फंक्शनल यूनिटी के रूप में होती हैं। दूसरी बात वे रखते हैं कि सामाजिक रीतियाँ
और घटनाएं जो हम समाज में देखते हैं वे एक समूह, किसी भी समाज में या किसी भी समूह के लिए प्रकार्यात्मक हो सकती हैं, लेकिन वही घटनाएं दूसरे समाज के लिए दुष्प्रकार्यात्मक भी हो सकती हैं। जब हम यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मर्टन कहते हैं कि सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की अवधारणा में संशोधन या परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जब हम एक स्थान की घटना को दूसरे स्थान की घटना के साथ देखते हैं और एक स्थान में वह प्रकार के रूप में है, दूसरे स्थान पर वह नहीं है, तो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की अवधारणा में भी संशोधन की आवश्यकता जो है वो महसूस होती है। एक इकाई का एक से अधिक प्रकार्य संभव है तथा प्रकार्य की पूर्ति जो है वो उसके विकल्पों के द्वारा भी की जा सकती है कि एक इकाई का जो प्रकार्य है वही प्रकार्य दूसरी कोई इकाई भी कर सकती है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम पहले देखते थे कि परिवार जो है वो बहुत सारे प्रकार्यों को करता था और परिवार की जो है महत्ता, इम्पोर्टेंस जो है उसके बहुत सारे प्रकारों की वजह से थी। धीरे धीरे अन्य इकाइयों ने उन प्रकारों को करना शुरू कर दिया जो परिवार करता था और उसकी महत्ता जो है उसको हम घटते हुए देखते हैं, क्योंकि जब एक इकाई का कार्य दूसरी इकाई करने लगती है, विकल्प हमारे सामने मौजूद होते हैं, तो उसका महत्व स्वतः ही घटने लग जाता है। और हम यह बात पहले ही कर चुके हैं कि मर्टन वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार्य और दुष्प्रकार्य के बीच के अंतर को हमारे सामने रखा। और वे कहते हैं कि जब हम प्रकार्य की बात करते हैं तो ये व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को सरल बनाते हैं, संभव बनाते हैं, लेकिन जब हम दुष्प्रकार्य की बात करते हैं तो ये व्यवस्था या उसके सामंजस्य के अनुकूलन को कम करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हम यह अंतर देख सकते हैं। आधुनिक समाजों में जो है वो सिर्फ एकता की ही नहीं बल्कि बिखराव की प्रकृति भी पाई जाती है, और मर्टन जो है आधुनिक समाजों में इन दोनों प्रवृत्तियों को देख रहे थे, इसलिए वे इसके वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत कर पाए और उन्होंने हमारे सामने प्रकार्य और दुष्प्रकार्य के वैज्ञानिक विश्लेषण को रखा। तब यह भी बात होती है कि जो प्रकार्यों के साथ साथ हम दुष्प्रकार्यों को जोड़ते हैं तो हम प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों की भी चर्चा करते हैं। प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं, और जबकि अप्रकट प्रकार्यों में प्रेरणा, परिस्थिति या परिणामों की जानकारी कर्ता को पहले से नहीं होती है। तो यहाँ इसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए वे न्यू मैक्सिको के होपी इंडियंस का उदाहरण देते हैं कि उनमें एक रेन डांस का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि होपी लोग यह मानते हैं कि वे धार्मिक उत्सवों और नाच गान के द्वारा वर्षा को ला सकते हैं, और वर्षा की उपयोगिता जीवन से जुड़ी हुई होती है। वह खेतीबाड़ी के कामों में वर्षा की उपयोगिता होती है और अन्य कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से जब वे सामूहिक रूप से इस नाच गान को करते हैं ताकि वर्षा आ जाए, तो वे आपस में सामाजिक एकता और भाईचारे को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि समाजशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों और संस्थाओं के अप्रत्यक्ष प्रकारों को समझाना भी है और समझना भी है। तो हम यहाँ पर प्रकार्य की अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को देखते हैं। जब हम इनकी सीमाएं देखते हैं तो यह माना जाता है कि यह एक पक्षीय अध्ययनों को बढ़ावा देते हैं, तुलनात्मक अध्ययनों में अनुपयोगी सिद्ध होते हैं और सिर्फ जो है वो उपयोगितावादी व्याख्या को बढ़ावा देते हैं, परिवर्तनों के अध्ययन को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं। इनके द्वारा उपकल्पनाओं का परीक्षण कठिन होता है और यह रूढ़िवादी विचारधारा जो है उसको दर्शाते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, टीबी बोटोमोर को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार्यवादी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक सरल विचार था और इसको जो है वो समाजशास्त्रियों ने अत्यधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा। हर विशिष्ट समाज में विभिन्न सामाजिक क्रियाएं परस्पर संबंधित रहती हैं, लेकिन अभी भी यह खोज का विषय है कि प्रत्येक समाज की कौन सी क्रिया इनसे संबंधित है
और ये कैसे संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारे सामने अभी प्रकार्यवाद के अंदर हम बहुत सारे उदाहरणों को जोड़ते हुए इस स्थिति को समझ सकते हैं। चूँकि यह अवधारणा समाज की संरचना व्यवस्था से जुड़ी हुई है और संरचना और प्रकारों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता रहा है, तो यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हमारे सामने आती है। और समाजशास्त्रीय विधियों में प्रकार्यवादी विधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विधि के रूप में हम इसको पढ़ते हैं और इसको सामाजिक संरचना व्यवस्था के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।